हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे BRR 01 का जो चैप्टर 1 है, रिटेल सिनेरियो, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करें उससे पहले हम ये देखते हैं कि रिटेल सिनेरियो होती क्या है, मतलब रिटेल क्या होता है, क्योंकि रिटेल सिनेरियो से पहले हमें पता चाहिए कि रिटेल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेल है क्या? तो रिटेल इज़ अ प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, अब बहुत सारे कॉम्बिनेशन एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम वो गुड को सेल बेचते हैं, किसको? कंज्यूमर को, वो भी लास्ट कंज्यूमर को। लास्ट कंज्यूमर वे होते हैं जो उस गुड को सीधा यूज़ करते हैं, उसका प्रोडक्शन नहीं करते हैं। मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सेलिंग और रेंटिंग कंज्यूमर गुड्स सर्विस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर फॉर पर्सनल एंड फैमिली हाउस होल्ड यूज़। मतलब उसके पर्सनल यूज़ के लिए या फिर हाउस होल्ड यूज़ के लिए जो सामान बेचते हैं रिटेलिंग कहलाते हैं। तो उसके बाद आते हैं, हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इन इंडिया द रिटेल इंडस्ट्री इज़ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, मतलब आफ्टर दी एग्रीकल्चर। जो इंडिया में है रिटेल से ज़्यादा जॉब देती है एग्रीकल्चर के बाद। देर आर 12 मिलियन रिटेलर्स इन इंडिया। इंडिया में 12 मिलियन रिटेलर हैं अभी 2010 के डाटा के अकॉर्डिंग। द वर्ड रिटेल इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिटेलर मीनिंग द कट टू कट अगेन एंड ब्रेक बल्क। ये रिटेल वर्ड है, ये बेसिकली फ्रांस के वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है बल्क को काटना और सामान को छोटे छोटे हिस्से में करके बेचना। तो रिटेलर फंक्शंस क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला फंक्शन होता है कट फंक्शन। वो ज़्यादा सामान लाता है, फिर छोटे छोटे क्वान्टिटी में करके बेच देता है लोगों को, कि उसको ज़्यादा लोगों को ज़्यादा पैसे ना देने पड़े सामान कम लेने के लिए। सॉर्टिंग करता है, वो सॉर्टिंग ऑफ गुड्स करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी स्टोरिंग करता है, मतलब जो गुड्स लाता है जो दुकान में स्टोर करता है, फिर वो मतलब प्लेस करता है, फिर लोगों को डिस्प्ले भी करता है, पैकिंग भी करता है। जैसे 10 किलो का आटे को 1-1 किलो के आटे में करके बेचता है, तो ये हो जाता है, मतलब 1-1 किलो की पैकिंग करके बेचता है। तो नॉट है सेलिंग इन स्मॉल क्वान्टिटीज फाइनल कंज्यूमर दैट्स एडिंग वैल्यू। जो ये फंक्शन रिटेल प्रोवाइड करता है, इसके बदले में जो हमारे गुड्स की वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। मतलब 10 रुपये का सामान में 12 रुपये मिलता है, क्योंकि 2 रुपये इस कामों को चार्ज लेते हैं। तो रिटेल सिनेरियो क्या होती है? प्रोवाइडिंग दी गुड्स टू द डोर स्टेप्स ऑफ द कंज्यूमर्स इज द परफॉर्म बाय द रिटेल कम्युनिटी। हम अपना जो सामान है लोगों के घर तक पहुँचाते हैं, डोर तक, वो रिटेल कम्युनिटी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। रिटेल इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड इन एंड प्राइम फैक्ट्री। ये सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और बड़े बड़े कंट्रियों की ये प्राइम फैक्टर है जो देश को चलाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटेलिंग की जो वैल्यू थी 6.6 बिलियन एंड इसकी जो इंक्लूजन की वैल्यू थी 2010 तक वो 6.6 बिलियन थी। और 10% ये जीडीपी प्ले करता था मोस्ट डेवलप कंट्री का। जो डेवलप कंट्री है उनके 10% जीडीपी के रिटेल देता था। फिर एम्प्लॉयमेंट फील्ड आती है तो 16% एम्प्लॉयमेंट यूएसए में रिटेल से कनेक्टेड है, 15% ब्राज़ील की, 12% एम्प्लॉयमेंट पोलैंड की कनेक्टेड है रिटेल से, और 7% एम्प्लॉयमेंट चाइना की कनेक्टेड है रिटेल से। ये 2010 के अकॉर्डिंग ये डाटा से हमने प्रेजेंट किया है, जो भी हम डाटा प्रेजेंट। फिर आता है फंक्शन ऑफ रिटेल कि रिटेल के फंक्शन क्या होते हैं। तो फिर पहला फंक्शन है एक्सेसिबिलिटी ऑफ द लोकेशन, मतलब घर के आसपास दुकान खुल जाते हैं, रिटेल खुल जाते हैं तो लोकेशन घर के आसपास हो जाती है। कन्वीनियंस ऑफ टाइम बचता है जब दुकान घर के आसपास होगा। कन्वीनियंस ऑफ द साइज़, कि आपको साइज़ की दिक्कत नहीं होती, जितना सामान चाहिए उतना लीजिए, ज़्यादा सामान मत लीजिए। जैसे 100 किलो नहीं चाहिए तो 10 किलो लीजिए। फिर इन्फॉर्मेशन, सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है क्योंकि कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है ये बताता है रिटेल हमको। तो जहाँ तक आपने अभी तक पढ़ा है आप उसके नोट बना सकते हैं, ये आपको हेल्प आएगा, क्योंकि नोट इजी रहेंगे आपको आगे याद करने के रिवाइज चैप्टर में। इसलिए आप इतना पढ़ा इसको नोट बना लीजिए। उसके बाद आता है हमारे पास जो फ्लोइंग आर दी 5 लार्जेस्ट रिटेल सेक्टर इन द वर्ल्ड। सबसे पहले वर्डमार्ट है, फिर कैरी फ्लावर कंपनी है, फिर कार्गो को, फिर डी होम डिपोर्ट कंपनी, फिर मेट्रो। ये दुनिया की सबसे 5 बड़ी रिटेल फॉर्मेट है जो अभी रन कर रही है। अभी सबसे पहले तो वॉलमार्ट है, वो यूएसए का है, और यूएसए का वॉलमार्ट अभी इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब रिटेल सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर हुआ। फिर सबसे बड़ा है इन यूएसए द रिटेल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट्स 12 मिलियन 22 मिलियन लोगों को ये प्रोवाइड करती थी एम्प्लॉयमेंट यूएसए में, एंड जनरेट $3 ट्रिलियन, और $3 ट्रिलियन ये सेल्स एनुअली करती थी यूएसए के अंदर एज पर 2010 के अकॉर्डिंग में पहले बता रहा हूँ आपको। फिर आता है व्हाट इज़ दी मॉम एंड पॉप स्टोर। ये बड़ा मेन टॉपिक है क्योंकि ये हमारे अंडरलाइन टॉपिक्स में है बुक के अंदर। तो बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार द रिटेल सेक्टर इन यूएसए लार्जली कंसिस्टेड ऑफ स्मॉल फैमिलीज रन स्टोर्स पॉपुलरली कॉल्ड मॉम एंड पॉप स्टोर। यूएसए में वर्ल्ड वार 2 से पहले जो छोटे छोटे फैमिली रिटेल सेक्टर चलाते थे उन सेक्टर्स को मॉम एंड पॉप स्टोर कहा जाता था, यूएसए में वर्ल्ड वार 2 से पहले। फिर है वर्ल्ड मार्ट है क्या? क्योंकि भाई सबसे बड़ी है तो वर्डमार्ट 1960 में स्टैब्लिश हुई थी। इट प्रोवाइड गुड्स एट वेरी लो एंड चीप प्राइस एंड प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक, मतलब
ये इंटरनेशनल भी ट्रेडिंग करती है और प्रोवाइड करते हैं गुड्स को काफ़ी कम दाम में, काफ़ी मतलब दाम मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी काफ़ी कम दाम में करवाते हैं। फिर नोट आता है इन जापान 20% वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन रिटेल एज अगेंस्ट 10% टू दी यूएसए। 20% यूएसए जापान की एम्प्लॉयमेंट रिटेल से थी और 10% यूएसए से थी। इन यूके दे ओवर 80% रिटेल सेल फूड आर अकाउंटेड बाई 5 लार्ज। यूके की जितनी भी चेन फूड स्टोर है 5 रिटेल 5 बिग चेन स्टेट उसे संभालती थी। जैसे मैकडोनल्ड KFC एग्जाम्पल जाएंगे उसके। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रिटेल इन इंडिया। रिटेल की इमर्जिंग ट्रेंड कौन कौन सी है? There are closely 12 million tiny retail outlets dotting in India। 12 मिलियन छोटे छोटे आउटलेट्स इंडिया में प्रेजेंट है 2010 के अकॉर्डिंग। 2010 के अकॉर्डिंग इंडिया में 12 मिलियन छोटे छोटे रिटेल आउटलेट प्रेजेंट है। और ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर इन द इकोनॉमी हैज़ बीन ग्रोइंग एट 6% annum and it's now focusing and attending the 300 million middle class consumer including the rural customer who together फॉर्म्स मार्केटिंग दी वर्थ $100 बिलियन। ये 6% एनम इंक्रीज हो रही है रिटेल सेक्टर इंडिया में और 30,000 मिडिल क्लास कंज्यूमर्स को कंडक्ट करके ये 100 बिलियन तक की ग्रोथ मतलब रिटेल प्रोडक्ट करता है। अप्रॉक्सीमेटली 100 फुल फ्लेज मॉल्स इन इंडिया 300 स्मॉल मॉल्स इंडिया। 2010 के अकॉर्डिंग इंडिया में 100 बड़े बड़े मॉल और 300 छोटे मॉल प्रेजेंट थे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ रिटेल इन इंडिया। कौन कौन से फैक्टर है जो ग्रोथ को रोकती है इंडिया में या फिर बढ़ाती है इंडिया में रिटेल ग्रोथ को? द फ्यूचर एस्टीमेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रिटेल इन इंडिया आर। अब डाटा दिखाएंगे कि कौन से ईयर में कितनी हमारी जो थी सेल्स की और कितना हमने सोचा था कितना होगा। तो RS 11,500 करोड़ बाय 2008 हमने सोचा था और हमने कवर किया था इसको। फिर RS 162,000 ये हमने 2009 तक सोचा था। फिर RS 235,000 करोड़ ये हमने 2010 तक सोचा हम अचीव करेंगे और हमने अचीव कर दिया था क्योंकि ये तो 2010 का डाटा है और अभी 2020 चल रहा है। फिर जो रिटेल में इसमें सेल्स में सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, इसलिए लोग ज़्यादा कनेक्ट होता है रिटेल में। फिर कंज्यूमर और फोकस सेलिंग, कंज्यूमर सेल से ही होती है और सिंपल एंड ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं होता रिटेल करना, तो लोग ज़्यादा रिटेल में आते हैं। टाइम सेविंग होता है और ट्रस्ट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रस्ट होता है कि लोगों का ट्रस्ट है रिटेल सेक्टर पे, तो लोग रिटेल में ज़्यादा फोकस करते हैं इंडिया में। फिर चैलेंजिंग फॉर द रिटेल इन इंडिया, रिटेल इन द इंडिया कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंडिया में। तो सबसे पहला है एक्सपेंशन वर्सेस जॉब्स। लोग ज़्यादा अभी भी जॉब मार्केट को चॉइस करता है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस और रिटेल फॉर्मेट को चॉइस करना। सप्लाई चेन ऑफ मैनेजमेंट सबकी बस की बात नहीं होती है, समझना हार्ड भी होता है और जिसको समझ आता है उसके लिए ईजी होता है। फ्रॉड्स इन रिटेल, फ्रॉड्स भी होते हैं हमारे रिटेल में। जैसे आपने अच्छे गुड्स का डिमांड किया, आपको लोकल गुड्स सप्लाई कर दिया जाए। चैलेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, अगर आप पे ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप पे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी नहीं और आप पे ज़्यादा पैसे होंगे नहीं कि अपने सामान को इंडिया के बाहर बेच सके या फिर ऑनलाइन बेच सके। फिर उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिकली लिबरलाइजेशन। तो जो 1990s में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होती है उसका इफेक्ट क्या हुई रिटेल के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इसके अंदर क्या किया था, हमारे एलपीजी फॉर्मूलेस को लॉन्च किया था जिसके अंदर 100% एफडीआई को हमने बोला था कि आप आ सकते हैं बस कंस्ट्रक्शन फील्ड में। बस कंस्ट्रक्शन फील्ड में इसलिए बोला क्योंकि अब वो मार्केट में आते 100% एफडीआई लेके, तो जो भी हमारे इंडिया में जो खुद के छोटे छोटे मार्केटर्स हैं उनके दिक्कत हो जाती है। मतलब अगर इंटरनेशनल सामान आएगा इंडिया में और कम दाम में बेचेंगे तो हम उसमें कनेक्ट होंगे जाकि अपना सामान ना लेंगे। इसलिए बस एफडीआई को 100% कंस्ट्रक्शन में फील्ड में बुलाया था और मतलब मार्केटिंग फील्ड में 100% नहीं दिया गया था। आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको चैप्टर से रिगार्डिंग कोई से भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आपने हमारी वीडियो देखी। अच्छा, इसके लिए हमें भी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं। अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ, क्वेश्चन अगर कोई से भी कैसे भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अब हम चैप्टर 2 की वीडियो भी जल्दी लाएंगे तो उसे भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक्स अगेन देखने के लिए वीडियो।